अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो यार अभी थोड़ा सा एक फोर्सेस का ओवरव्यू देख लेते हैं बिफोर वी बिगिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कंसीडर करो ये अर्थ है, ठीक हो गया। ये अर्थ है और यहाँ पे एक है ऑब्जेक्ट जिसका मास है, ठीक है। इट हैज मैस, एक मैस है, ठीक हो गया। अब अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा अपने सेंटर की तरफ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। हमने पढ़ा हुआ है, यही इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसे हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं। यानी कि अर्थ जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से इस मैस को अट्रैक्ट करेगा। एक प्रिंसिपल है, ये याद रख लो सारे, कि हर मास इस यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एवरी मैस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये इस यूनिवर्स का लॉ है, ठीक हो गया। ये इस यूनिवर्स का लॉ है। अब क्योंकि एक दूसरे को मास से अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हर मास एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो अर्थ ने इस मास को अट्रैक्ट किया अपने सेंटर की तरफ और इसने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, ठीक हो गया। और ये थी वो फोर्स। इसी तरीके से ये मास भी तो अर्थ को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और ये जो फोर्स होगी वो इस तरीके से होगी, ऊपर होगी, ठीक हो गया। ये फोर्स होगी अपवर्ड, जो ये मास लगाएगा अर्थ की तरफ, अर्थ पे ये फोर्स लगाएगा और उसको अर्थ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है एक तरह की। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, यानी कि एक चीज मतलब तस्वुर कर लो कि ये जो दोनों फोर्सेस होंगी ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगी, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। यानी कि अगर अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट को 200 न्यूटन से नीचे खींचा है ना, 200 न्यूटन से, तो ये मैस भी अर्थ को ऊपर खींचेगा 200 न्यूटन से, ठीक हो गया। यानी कि ये मैस भी अर्थ को 200 न्यूटन से ऊपर खींचेगा। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और हम लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों ये इक्वल हैं, मतलब किस प्रिंसिपल के तहत ये दोनों इक्वल हैं। अभी के लिए याद रख लो कि ये दोनों इक्वल हैं। तो आप ये देख सकते हो कि आपने कभी सोचा होगा कि यार सर, हमने मुझे ये तो पता है कि अर्थ के सेंटर की तरफ कोई चीज अट्रैक्ट होती है, ये तो मतलब सामने सामने बात है। हम भी अर्थ के सेंटर की तरफ है, हम भी अर्थ की तरफ झुके हुए हैं। तो फिर क्यों नहीं अर्थ इस ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ जा रहा है? ऐसे थोड़ी ना कि मैं ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर रखूं और ये अर्थ उड़ता उड़ता उसके सामने जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ऐसा होता क्यों नहीं है? तो यार हम ना इसकी एक्सेलरेशन निकाल के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ कि बॉल का मास है, जो कि मैं 50 ग्राम्स ले लेता हूँ, ठीक हो गया। ये बॉल का मास है और फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस दोनों का इक्वल है 200 न्यूटन के ऊपर, मैं तस्वर कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ निकालते हैं, ठीक हो गया। यानी कि फोर्स ऑफ द अर्थ और मास ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर लगा रहा है उसको अपने सेंटर की तरफ ऊपर खींचने के लिए, विच इज इक्वल 200 न्यूटन, जो अभी हमने तस्वर किया है। और मास ऑफ द अर्थ इज 6 एक्सपोनेंट 24, विच कम्स आउट टू बी 3 इंटू एक्सपोनेंट -23 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इतनी एक्सेलरेशन है जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ ऊपर जाता है। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल या एक्सेलरेशन ऑफ मास निकालते हैं, विच इज एफ एम अपॉन एम, और एक छोटा सा एम, 200 न्यूटन, और इस बॉल का मास 50 ग्राम्स है, जो कि निकलता होता है अप्रोक्सीमेटली 0.05 केजीज। मैं इसको केजीज में चेंज करूंगा और ये आंसर निकलेगा 4000 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये चीज देख सकते हो कि 4000 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन 3 एक्सपोनेंट -23। यानी कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ को अपने सेंटर की तरफ खींच तो रहा है, लेकिन सिर्फ इतनी एक्सेलरेशन से, यानी कि -23, 0.000000023 जीरोस लगाओ और उसके बाद जाके 3 लगाओ। इतनी कम एक्सेलरेशन से ये अर्थ ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ। और यही वजह है कि अगर दुनिया के तमाम मैसेज इकट्ठे भी हो जाए ना और एक साथ ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाएं और अर्थ को अपने सेंटर की तरफ खींचें, तो अर्थ को रद्दी बराबर भी अर्थ को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अर्थ को 0% फर्क पड़ेगा और अर्थ ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक और चीज मजे की, एक और केस है। एक और केस को एज्यूम करो, ये रहा मेरे पास एक मेज, ठीक है। ये रहा मेरे पास एक टेबल, इसके ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ। ये रहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। फॉर द मिलियंथ टाइम मैं यहाँ पे नोटिस कर लेता हूँ कि एक तो लगेगी नॉर्मल कांटेक्ट, जो कि इस सरफेस ऊपर लगाएगा, ठीक हो गया, यानी कि अर्थ ऊपर लगाएगा। और ये होगी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज
गौर से अभी खूबसूरत एक प्रिंसिपल सा है कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और डब्ल्यू एक दूसरे को बैलेंस आउट तो करें इक्विलिब्रियम में, यानी कि n माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी? एब्सोल्युटली इक्वल होंगी, लेकिन ये दोनों एक खास पेयर जिसे हम थर्ड लॉ पेयर कहते हैं, जो कि ये दोनों मासेस है, ये दोनों फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर की प्राइम एग्जांपल हैं। इन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे, अभी हम थर्ड लॉ पेयर डिस्कस करने लगे हैं। तो थर्ड लॉ पेयर होता क्या है, और हम इसके बाद थर्ड लॉ पेयर पे अभी इसी एग्जांपल के ऊपर अभी हम दोबारा आएंगे। थर्ड लॉ पेयर जैसे हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ, न्यूटन का थर्ड लॉ है क्या? बेसिकली इट इज द पीक ऑफ डायनामिक्स। ठीक हो गया, ये एक पीक ऑफ डायनामिक्स है, और यही वजह होती है कि एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट प्लेस एग्जिस्ट करती होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी मोशन आते हैं वो एट द प्राइम एग्जांपल थर्ड लॉ की वजह से ही आते होते हैं। ये होता क्या है, बेसिकली जब एक मैच दूसरे मैच के ऊपर फोर्स एफ एक्सर्ट करे, तो दूसरा मैच पहले मैच के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसे हम माइनस एफ बोलते हैं। यानी कि दूसरे लफ्जों में अगर मैं इधर ड्रॉ करूं, ये ए है और ये एक बी है, ठीक हो गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी के ऊपर फोर्स लगाता है, ए टू बी फोर्स लगाता है एफ, ठीक हो गया। तो साइमल्टेनियसली इन दैट सेम पीरियड बी लगाएगा ए के ऊपर फोर्स विच विल बी माइनस एफ, ठीक हो गया, एंड दैट विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी। यानी कि जो ए बी पे फोर्स लगा रहा है और बी ए पे फोर्स लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट, और दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। ए ने बी पे लगाई, बी ने ए पे लगाई, ठीक हो गया। ए ने बी पे लगाई, बी ने ए पे लगाई। आपने अपने दोस्त के मुंह पे थप्पड़ मारा, आपके दोस्त ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा। ए ने बी पे लगाई, बी ने ए पे लगाई, ठीक हो गया। अब आ जाओ नीचे, ये बंदा खड़ा है, ये हमारा भाई साहब एक हेंचमैन है, और ये दीवार को भाई को चढ़ गया गुस्सा, ठीक है। ये भाई क्लासरूम में पढ़े थे, इनको थर्ड लॉ पढ़ाया जाता, इनको कख समझ नहीं आ रही थी, तो ये ना दीवार को धक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, एक नाकाम कोशिश कर रहे थे। तो ये भाई आगे राइट की तरफ फोर्स लगाते हैं, ठीक हो गया, ये राइट की तरफ एक फोर्स लगाते हैं। तो इन दैट सिमिलर केस यही दीवार इन भाई के ऊपर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगी। ये दोनों फोर्सेस कौन सी होंगी? कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगी, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट में है ना, यानी कि अगर ये भाई के साथ ये कांटेक्ट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो भाई ने कांटेक्ट फोर्स लगाई राइट की तरफ, तो दीवार इसी की रिटेलिएशन में न्यूटन का थर्ड लॉ अज्यूम करते हुए बंदे के ऊपर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक हो गया। यानी कि दे आर एक्टिंग इन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बंदे ने लगाई थी वॉल के ऊपर, तो वॉल ने लगाई बंदे के ऊपर। पहले बंदे ने लगाई वॉल के ऊपर ये एक बॉडी, और फिर बंदे ने और फिर वॉल ने लगाई बंदे के ऊपर, दैट इज द सेकेंड। तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है, देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है। पहली राइट थी, यानी कि बंदे ने दीवार के ऊपर लगाया, तो दीवार ने बंदे के ऊपर लगाया, और ये दोनों एक साथ एक्ट करेंगी। जैसे ही बंदे ने दीवार के ऊपर लगाना शुरू किया, साथ ही फोर्स उसके लेफ्ट तरफ लगने शुरू हो चुकी, बंदे के ऊपर लगने लगी वॉल की तरफ से, और ये दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम एक्ट कर रही हैं। बोथ फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, और ये दोनों फोर्सेस की टाइप सेम है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ये पॉइंट बड़े बड़े फिजिक्स के माहिर नोट कर देते हैं। दोनों की जो टाइप ऑफ फोर्सेस है, ये दोनों को सेम होना चाहिए। यानी कि बंदे ने कांटेक्ट फोर्स राइट पे लगाई थी, तो दीवार ने जो फोर्स लगानी थी वो भी कांटेक्ट फोर्स होनी थी। ऐसे नहीं कि बंदे ने यहाँ पे राइट पे दीवार पे कांटेक्ट फोर्स लगाई है और दीवार ने भाई के ऊपर लगा दी है फ्रिक्शन फोर्स। दैट इज नॉट एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ पेयर। और इस पेयर ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं थर्ड लॉ पेयर, यानी कि दो फोर्सेस जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम टाइप, और डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करें, साइमल्टेनियसली एक्ट करें, इस तरह की दोनों फोर्सेस को हम बोलते होते हैं थर्ड लॉ पेयर। दीज आर द कंडीशंस। दोनों फोर्सेस को ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम टाइप और डिफरेंट बॉडीज। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करी है, ये आपकी एक प्राइम खूबसूरत सी एग्जांपल। इसी तरीके से फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। यानी कि जब भी एक बॉडी के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगनी है, तो वो बेसिकली एक नहीं दो लगेंगी। फ्रिक्शन लगनी है तो वो एक नहीं दो लगेंगी। अगर इसी तरीके से सिमिलर इन दैट सिमिलर केस, अगर बॉडी के ऊपर ड्रैग फोर्स लगना है तो एक नहीं दो लगना है, मैग्नेटिक फोर्स लगनी है तो एक नहीं दो होनी है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये डिस्क्राइब करता है कि फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। इसी तरीके से इस बॉल को कंसीडर करो, ठीक हो गया। ये बॉल है एक, ये बॉल जैसी कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती है जमीन की तरफ, तो एक जमीन ने उसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाई और ये भाई ने लगाई नीचे।
तो ये दोनों फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं? हाँ सर। क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन है? हाँ सर। क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ सर। क्या ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करिए? बिल्कुल, क्योंकि बॉल ने लगाई जमीन की तरफ, तो उसकी रिटेलिएशन में जमीन ने लगाई बॉल की तरफ। पहली जो फोर्स लगी थी जमीन पे लगी, और साइमल्टेनियसली जो अगली कॉन्टैक्ट फोर्स थी वो ऊपर जमीन ने बॉल पे लगाई। पहली लगी जमीन पे, दूसरी लगी बॉल पे। तो ये दोनों फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर का एक अच्छा एग्जांपल है। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अब इसी केस में हम दोबारा आते हैं। क्या ये थर्ड लॉ पेयर हैं? पहले पॉज कर लो और 1 मिनट सोचो, उसके बाद फिर ये वीडियो को रिज्यूम करके देख लेना। अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये दोनों थर्ड लॉ पेयर नहीं है। क्यों? बिकॉज दी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर नहीं रही। पहली बात, सेम टाइप ऑफ फोर्सेज हैं ये, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं। ठीक हो गया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है और एक वेट है। देखो ये कैंसिल आउट तो कर रहे हैं एक दूसरे को, ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन ये थर्ड लॉ पेयर नहीं है। और हाँ, एक और बात याद करना, थर्ड लॉ पेयर की फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती होती। अगर कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्टेंट जीरो निकल जाएगा। दुनिया के अंदर कोई मास एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता कि अगर अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी वाहियात इंसान ने आपको बोल दिया कि थर्ड लॉ पेयर में फोर्स कैंसिल कर चुकी हैं, ऐसा नहीं होता भाई। पूरी फिजिक्स का जनाजा निकल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर किसी ने कहा ना ये, तो उसको भाग भाग जाओ वहां से, वो आपके कॉन्सेप्ट गंदे कर देगा। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और वेट थर्ड लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर ऑफ द सेम टाइप एंड दे आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। देखो, इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है। देखो ना, सरफेस ने लगाई थी ब्लॉक के ऊपर, सरफेस ने लगाई थी ब्लॉक के ऊपर। ये जो अर्थ था ना, जो अर्थ के ग्राउंड पे मैंने बॉल रखी है, वुड ब्लॉक रखा है, इस सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई है, सरफेस ने ऊपर लगाई है। भाई दोबारा, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगी है और ऊपर लगी है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगी है। सिमिलरली जो वेट है वो ब्लॉक के नीचे है, वो ब्लॉक पे ही लगा है, लेकिन वो ब्लॉक को नीचे की तरफ लेके आ रहा है, और जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके आ रही है। दोनों फोर्सेस ब्लॉक के ऊपर लगी हैं। मैं वही बात, दोनों फोर्सेस ब्लॉक के ऊपर लगी हैं, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, सो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, तो इसलिए ये थर्ड लॉ पेयर नहीं है। नॉट थर्ड लॉ पेयर। मैं दोबारा ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जब इन भाई ने राइट की तरफ फोर्स लगाई थी, इस बंदे ने लगाई है दीवार की तरफ, राइट पे दीवार की तरफ लगाई है। पहली फोर्स कहां पे लगी? वॉल की तरफ, वॉल वॉल की तरफ लगी है, ठीक है। और उसके बदले में रिटेलिएशन में वॉल ने लगाई है बंदे की तरफ, वॉल ने लगाई है बंदे की तरफ, वॉल ने लगाई है बंदे की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो पहली फोर्स लगी वॉल पे, दूसरी फोर्स लगी बंदे पे। तो ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ये सिमिलर मैग्नीट्यूड है, और इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहली राइट थी तो दूसरी लेफ्ट थी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसी तरीके से ऊपर जब हमने दो मासेस को ऐसे कंसिडर किया था, अर्थ और मास को, तो पहली बात, अर्थ ने अट्रैक्ट किया बॉडी को नीचे, तो ये पहली फोर्स लगी बॉडी के ऊपर, इस छोटे से मैस के ऊपर। और जो मैस ने अर्थ को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट किया, तो उसने अर्थ के ऊपर फोर्स लगाई। तो पहली ग्रेविटेशन या अट्रैक्टिव फोर्स लगी थी मैस की तरफ, और दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स लगी थी अर्थ की तरफ। तो दे एक्टेड ऑन डिफरेंट बॉडीज, दे आर द सेम टाइप, क्योंकि मैथ्स ने ऊपर क्या लगाया? अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मैथ्स ने लगाई ऊपर, और अर्थ ने नीचे लगाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ये दोनों वेट हैं, ये दोनों वेट है। वेट बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। वेट बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि वेट उस प्लेनेट की एबिलिटी होती है कि वो किस तरह ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, सेंटर की तरफ खींचेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ये दोनों फोर्सेस की टाइप सेम है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, नीचे आ जाओ। अब सर अब आप मेरे से पूछते हो, ऊपर इसी पे चलते हैं। आप मेरे से पूछेगा सर, इसी एग्जांपल में थर्ड लॉ पेयर कोई बनता है? तो मैं कहूंगा सर बिल्कुल बनता है। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस ग्राउंड ने लगाई थी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो यानी कि ऑब्जेक्ट को ऊपर एक्सीलरेट करवा रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट भी तो इसके ऊपर लगाएगा ग्राउंड की तरफ नीचे। देखो ना, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता क्या है असल में, आप लोगों को ये एक इसका ओवरव्यू चाहिए। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है क्या यार, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखे जाए ना, तो कांटेक्ट की वजह से ये दोनों सर्फेसिस का ना
थोड़ा सा साइज ना चेंज हो जाता है, थोड़े से मॉलिक्यूल्स ना कंप्रेस हो जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि हम अपनी शेप को रीगेन करें। कंसिडर करो, ये मेरे पास एक है मैस, ठीक है। मैंने जैसे ही इसके ऊपर एक छोटा सा मैस रखा, ये मैंने बी है और ये ए है, ठीक है। मैंने ए के ऊपर छोटा सा बी रखा, तो बी ए को नीचे की तरफ थोड़ा सा धकेलेगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा नीचे लेके आएगा। ए चाहेगा कि यार मैं वापस अपनी साइज को रीगेन करूं, तो वो एक ऊपर लगाएगा फोर्स। तो ये होती है नॉर्मल कॉन्टैक्ट, और ये होती है ड्यू टू ए ऑन बी। इसी तरीके से जब बी के ऊपर लगेगी फोर्स, तो बी कहेगा यार तुम तो मेरा साइज कंप्रेस करने लग गए हो, तो बी नीचे की तरफ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। तो ये होगी नॉर्मल कांटेक्ट ड्यू टू बी ऑन ए। सिमिलरली अर्थ ने लगाई नॉर्मल कांटेक्ट, सॉरी हाँ मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगी है अर्थ की वजह से, अर्थ की वजह, क्योंकि मैंने इसको अर्थ की तरफ रखा, तो अर्थ के हल्के से मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए, तो अर्थ ने ऊपर लगा दी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अपनी साइज को रीगेन करने के लिए। अब क्योंकि वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसके मॉलिक्यूल हल्के हल्के से करीब आ जाएंगे, आपस में करीब आ जाएंगे। अब वो कहेंगे तुम तो मुझे कंप्रेस करने लग गए हो, तो वो एक ऑपोजिट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, और ये होगी वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक हो गया, बिल्कुल नीचे लगेगी। अब क्या ये दोनों फोर्सेस सेम टाइप है? हाँ सर। क्या ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करी हैं? बिल्कुल सर। किस तरह? पहली नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करी थी ड्यू टू अर्थ, यानी कि ये थी एन ड्यू टू, येलो में लिख देता हूँ, ड्यू टू अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। और ये जो दूसरा था, ये था, यानी कि दूसरी एन थी, जो मैंने ये हाईलाइट की हुई है, ये एन थी एन ड्यू टू ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो ये डिफरेंट मासेस के ऊपर एक्ट कर रही हैं। पहली एक्ट करी है ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट, और दूसरी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रही है अर्थ की तरफ, अर्थ पर एक्ट कर रही है ड्यू टू ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस हैं, ये दोनों नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस हैं, एंड दे आर एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ पे। ये दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो आप इसे एक और बात कंक्लूड कर सकते हो कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि सारी कंडीशन कंप्लीट कर ली है, तो आप ये ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लो कि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही है। अब इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को अर्थ ने अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक हो गया, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ऑब्जेक्ट को अर्थ ने अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब ये ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस तरह हमने बात की, हर मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता होता है। तो ये ऑब्जेक्ट भी, ये ऑब्जेक्ट अर्थ को अपने सेंटर की तरफ, ऊपर की तरफ वेट यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। ये मैं इसको भी डब्ल्यू मार्क कर देता हूँ, ये भी डब्ल्यू, ये भी इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिससे ये अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो क्या ये दोनों फोर्सेस सेम टाइप हैं? हाँ सर, दोनों के दोनों डब्ल्यू है, दोनों के दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों की दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। चलो, क्या ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन है? हाँ सर, ये नीचे और ये ऊपर। बिल्कुल सर। क्या ये दोनों फोर्सेस, आप ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लो, ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी हैं? और क्या ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन है? बिल्कुल। डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करी हैं? बिल्कुल, क्योंकि पहली थी जो अर्थ ने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, तो ऑब्जेक्ट ने अर्थ को अपनी तरफ खींचा, तो दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रही हैं। पहली एक्ट कर रही है मैस की तरफ, जिसको अर्थ ने अपने सेंटर की तरफ खींचा, मास को खींचा, और दूसरा मास ने अर्थ को खींचा। तो पहली लग रही है मैस को, पहली लग रही है मैस के ऊपर, और दूसरी फोर्स लग रही है अर्थ की तरफ, अर्थ के ऊपर। तो ये थर्ड लॉ पेयर है। Now these are the third law pairs. ये थर्ड लॉ पेयर है, थर्ड लॉ पेयर। और इसी तरीके से सिमिलरली ये थर्ड लॉ पेयर। याद रखना, N and W are not third law pair. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों थर्ड लॉ पेयर नहीं होंगे। अच्छे अच्छे टीचर्स इस पर ब्लंडर मार देते हैं, प्लीज थर्ड लॉ कंसिडर मत करना, बहुत मसला हो जाएगा। चलो एक और केस ऑफ सिनेरियो, एक और सिनेरियो। मुझे लगता है ये टेप थोड़ी सी लंबी चल जाएगी, खैर कोई नहीं, आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो रहे हैं। दैट व्हाट मैटर्स, ओके। तो एक नीचे आ जाओ, एक बंदा है, स्विमिंग पूल कर रहा है, स्विमिंग पूल में है, ठीक हो गया। ये रही दीवार। अब ये भाई दीवार की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, कांटेक्ट फोर्स। ये हुई कांटेक्ट फोर्स, जो कि भाई लगाते हैं 200 न्यूटन की, और इसी के चलते हुए ये दीवार हमारे भाई के ऊपर 200 न्यूटन की एक फोर्स लगाती होती है।
क्योंकि थर्ड लॉ पेयर है, ये दोनों थर्ड लॉ पेयर हैं। पहली फोर्स लगेगी दीवार की तरफ, राइट की तरफ, और दूसरी फोर्स दीवार ने लगाई हमारे बंदे की तरफ जो कि 200 टुवर्ड्स द लेफ्ट थी। भाई का मास था 70 kg। ठीक हो गया। तो वॉल क्यों नहीं मूव करती? जब मैं स्विमिंग करता हूं तो मैं एक पुश देता हूं दीवार की तरफ, और उसे होता यह है कि मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं। आपने स्विमिंग की होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो अभी देखते होगे। तो दीवार क्यों नहीं अपनी जगह से हिलती जब फोर्स तो दीवार को भी लग रही है? तो एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू एम ए। जब फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन तो होना चाहिए, तो मूव तो करना चाहिए। मैं भी कहूंगा हाँ सर, मूव तो करना चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन क्यों नहीं मूव करती? वो उसका रीजन ये होता है कि उसकी एक्सेलरेशन काफी कम होता है। जिस तरह अभी हमने ऊपर देख के आए थे, उसका एक्सेलरेशन काफी कम होता है। निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द वॉल। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ द वॉल, फोर्स ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वॉल। फोर्स ऑफ द वॉल 200 न्यूटन अभी हमने कंसीडर कर लिया। मास कंसीडर करते हैं 1500 केजी। जो कंक्रीट के वॉल्स होती है ना, उनका इन जनरल केजी 1500 होता है इन जनरल। ठीक हो गया। तो 0.013 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। ठीक हो गया। ये थी एक्सेलरेशन। यार सर, ये मेरा पेन थोड़ा सा मसला कर रहा है, ये लिखने में थोड़ा सा मसला कर रहा है, इसलिए काफी ब्रेकिंग राइटिंग आ रही है, अजीब सी राइटिंग आ रही है। हाँ, अब एक्सेलरेशन ऑफ मैन निकालते हैं। ठीक हो गया। तो फोर्स ऑन द मैन, यानी कि फोर्स ऑन द मैन और मास ऑफ द मैन। फोर्स ऑन द मैन वही 200 न्यूटन। न्यूटन थर्ड लॉ के पेयर के मुताबिक दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, और डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द मैन विच इज अप्रोक्सीमेटली 70 kgs, जो अभी हमने निकाला है, जो कि निकलता है 0.286 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों में से एक्सेलरेशन कौन सी बड़ी है, ये या ये? ऑफ कोर्स सर, ये ज्यादा बड़ी है, ये ज्यादा बड़ी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देख लेता हूँ कि 0.286 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 0.013। डिवाइड करोगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा ये। तो ये वो वजह होती है कि 0.286 बहुत बड़ी है, तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ द मैन ज्यादा है, यानी कि जो मैन लेफ्ट की तरफ मूव करेगा वो ज्यादा है। 0.286 इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन 0.013। यानी कि जो वॉल है वो मूव तो करेगी, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन इतनी कम है 0.013, सिर्फ और सिर्फ 0.013, जो कि काफी कम है। और ये वो वजह है कि वॉल मूव आपको दिखती नहीं है, वॉल मूव करती है, लेकिन वो 0.013, भाई ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। ये आपकी सोच भी नहीं है ये कितनी कम है, ये बहुत कम है। तो वॉल मूव कर तो रही है, लेकिन वो इतनी कम एक्सेलरेशन से मूव करी है कि आपको दिखता ही नहीं है। सिमिलरली जब अर्थ ऊपर मूव कर रहा था बॉल की वजह से, तो वो 3 × 10⁻⁻⁻23 से ऊपर मूव कर रहा था। अर्थ मूव कर रहा है, लेकिन वो इतना कम मूव कर रहा है कि आपको दिखता नहीं है। सिमिलरली अगर मैं सन और अर्थ का लगाऊं, तो सन अर्थ की तरफ नहीं आता, लेकिन अर्थ सन की तरफ जाता है। जो अर्थ ऊपर रोटेट करता है 360 डिग्रीज में अपना, 365 डिग्रीज में अपना सर्कल पूरा करता है, वो बेसिकली होता ये है कि मास अर्थ का छोटा होता है कंपेयर टू सन। सन का मास बहुत बड़ा है, इसलिए जो एक्सेलरेशन निकलता होता है ना, वो सन की वजह से अर्थ पे बहुत ज्यादा होता है। अर्थ ऊपर मूव करता है, लेकिन सन नीचे मूव नहीं करता, क्योंकि सन मूव करेगा तो सही, लेकिन उसका एक्सेलरेशन इतना कम आएगा, इतना कम आएगा, अभी हम निकालेंगे बाद में इंशाल्लाह, कभी निकालेंगे, तो इतना कम आएगा कि आपको लगेगा कि जीरो ही है। कम, आप उसको बहुत कंसीडर जीरो ही कर लोगे, इतना कम होता है वो। तो आई गेस प्लीज ये हो जाने चाहिए। न्यूटन का थर्ड लॉ काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। आई होप कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी आपको इंशाल्लाह। फिर अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर नहीं समझ आई तो मेरे से क्वेश्चंस पूछ लो। अगर बिल्कुल नहीं समझ आई तो मैं एक दोबारा वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, इजी करके इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो अब यार कुछ सवाल देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ कोर्स यार। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेक्टर है तो इसका मतलब इसके पास एक मैग्नीट्यूड है एंड इसके पास एक डायरेक्शन भी है। ठीक हो गया। यानी कि इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। A swimmer reaches the end wall of a swimming pool and turns around under the water. यानी कि ये टर्न अराउंड करेंगे और ये एक एंड ऑफ द वॉल पे आ गए हैं। ये इस साइड के ऊपर जो जिसको ये एंड कह रहे हैं सर, ये इसकी तरफ आ चुके हैं। ठीक हो गया। ये एंड ऑफ द स्विमिंग पूल है तरह से। द स्विमर पुशेस अगेंस्ट द एंड वॉल ऑफ द पूल विद हिज लेग्स। यानी कि स्विमिंग पूल ने एक पुश लगाया है वॉल की तरफ। ये पुश है जो स्विमर ने लगाया हुआ है, ये लगाया स्विमर ने पुश लेफ्ट की तरफ। ये बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हाई द स्विमर एक्सेलरेट्स अवे फ्रॉम द एंड। तो स्विमर क्यों एक्सेलरेट करते हैं राइट की तरफ जब उन्होंने पुश लगाया था लेफ्ट की तरफ? तो ऐसा होता क्यों है? तो हम कह सकते हैं
कि according to Newton's third law, opposite force of similar magnitude acts on the man, accelerating him against the wall. यानी कि स्विमर के ऊपर एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स लगी है दीवार की तरफ से टुवर्ड्स द राइट, जिसने स्विमर को राइट की तरफ पुश किया. While swimming, there is a constant forward force on the swimmer. His speed increases until he reaches a constant speed. Explain why he reaches a constant speed. तो क्यों constant speed भाई रीच करते हैं? तो बेसिकली ही रीचेज अ कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं ना, ऐसा ग्राफ ऐसे बनेगा कि पहले स्पीड ज्यादा हो रही है, हो रही कम होती है, एक्सेलरेशन जीरो हो गई. स्पीड बढ़ तो रही है लेकिन स्पीड आगे जाके कांस्टेंट हो गई. अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट बनाऊंगा तो पहले ग्रेडियंट ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर जीरो हो गया. बेसिकली ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो डिक्रीज होता जा रहा है. इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो के करीब आती जा रही है. तो ऐसा होता क्यों है कि वो एट द एंड कांस्टेंट स्पीड रीच कर लेते हैं? तो देखो इन बाइक की तरफ एक आगे फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, वाटर लगा रहा है, ठीक हो गया. सिमिलरली उनके पीछे एक फोर्स भी लग रही है जो इनको पीछे की तरफ उनको डिसलेट भी करवाएगी, जो कोशिश करेगी भाई को कि पीछे आप भाई हौले हल्का हो जाओ थोड़ा सा. तो वो कौन सी वाटर, वो होगी वाटर की रेजिस्टेंस. वो कौन सी फोर्स होगी? दैट विल बी वाटर रेजिस्टेंस. ठीक हो गया. देखो एक बात है, गौर से सुनिए. हर मीडियम एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है जो कि मोशन को अपोज करती है. जब एक पैराशूटिस्ट या फिर आप जब जमीन पे आते हो नीचे, अगर आपने सुसाइड करने की अटेम्प्ट कर लिया हो, तो आप देखोगे कि आप जब नीचे आ रहे हो, इस तरह आप सेंड कर रहे हो, तो एयर रेजिस्टेंस आपके ऊपर लगती होती है. तो वो एयर की रेजिस्टेंस होती है. तो हर मीडियम रेजिस्टेंस लगाता है, वो अपने मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है. वाटर की रेजिस्टेंस भी होगी इसी तरीके से. अगर बंदा आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो वाटर रेजिस्टेंस कोशिश करेगी बंदा पीछे की तरफ जाए. सिम सही है? कुछ समझ आया? इसी तरीके से अगर मैं एक बॉल को ऑयल के अंदर छोड़ दूं, अगर मैं एक टब लेता हूं जिसके अंदर मैं ऑयल भर दूं और एक बॉल को मैं छोड़ दूं, बॉल नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, वो होगी ऑयल की फ्रिक्शन. दैट विल बी ऑयल फ्रिक्शन. ऑयल रेजिस्टेंस, दैट विल बी ऑयल रेजिस्टेंस, जिसे हम विस्कस ड्रैग फोर्स बोलते हैं. आप लोग इसे पढ़ोगे इंशाल्लाह बाद में, एस में पढ़ोगे इंशाल्लाह. तो हर मीडियम एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करता होता है. तो मैं कहूंगा कि एयर यानी कि वाटर रेजिस्टेंस gradually increases until it becomes equal to weight. Weight नहीं, sorry, forward force, until it becomes equal to forward force और acceleration जीरो हो गई. देखो ये भाई थे, जब वो आगे जा रहे थे तो फॉरवर्ड फोर्स वाटर रेजिस्टेंस के इक्वल होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी. ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा. F इज इक्वल्स टू वाटर रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड फोर्स इक्वल्स टू वाटर रेजिस्टेंस. अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो इसका आंसर जीरो आएगा. एंड एट दिस पॉइंट न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी और स्पीड कांस्टेंट अचीव हो जाएगी. ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. तो देख लो, फोर ऑफ द gravitational forces that act between bodies in the solar system are listed below. तो चार ग्रेविटेशनल फोर्सेस को हमने अकाउंट किया है. द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू अर्थ, एक फोर्स जो कि अर्थ मून की तरफ लगा रहा है. द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन, द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द मून, द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू द सन. पहले हम डायग्राम बनाते हैं ताकि काम आसान हो थोड़ा सा. ये रहा मून, ठीक हो गया. दिस इज अर्थ. ये क्या, ये रहा अर्थ एंड दिस इज सन. ठीक हो गया. इसी तरीके से द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू अर्थ, अर्थ लगा रहा है फोर्स ऑन द मून, ऐसे. ठीक हो गया. दिस इज द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू ऑन द मून ड्यू टू द अर्थ. Q, the force on the earth due to the sun.
सन फोर्स लगाएगा अर्थ के ऊपर इस तरीके से, द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द मून, एक मून लगाएगा फोर्स अर्थ की तरफ इस तरीके से। मैं इनको लेबल कर देता हूँ, यहाँ पे E टू M है, यहाँ पे M टू E है, और ये S टू E है, और मून ड्यू टू द सन, यानी कि फोर्स है जो कि इतनी लंबी फोर्स है, और ये है सन पे फोर्स लग रही है मून की तरफ से, एम की तरफ फोर्स लग रही है, यानी कि एस टू एम, यानी कि सन की तरफ से फोर्स लग रही है, मून मून को फोर्स लग रही है। ठीक हो गया। विच टू फोर्स दे आर न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर, थर्ड लॉ पेयर कौन सा है, एक्शन और रिएक्शन का जो पेयर है वो कौन सा है। तो फोर्स ऑन, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सिंपल सी बात है कि अगर अर्थ मून की तरफ फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मून अर्थ की तरफ फोर्स लगाएगा। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अर्थ अगर मून की तरफ फोर्स लगाएगा, अर्थ एम और एम टू ई अगर फोर्स लगे, तो ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करी हैं, दोनों का डिफरेंट डायरेक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। आप सपोज कर लोगे इस सिनेरियो के अंदर, जब ये दो तीन कंडीशन सेम हो जाएंगी, तो अगर अर्थ मून पे लगाएगा तो उतनी ही मून अर्थ पे लगाएगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका बन जाएगा थर्ड लॉ पेयर। फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द मून, the force on the moon due to the earth, तो P and R will be the correct option। अच्छा, अब क्यों नहीं ऑप्शन बाकी क्यों नहीं ठीक, तो वो भी देखते हैं। P and Q, the force on the moon due to the earth, the force on the earth due to the sun। देखो, इससे दोनों के ऑब्जेक्ट्स ही चेंज कर दिए हैं। अगर आपको कंसीडर करना है तो आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करो ना, उनमें आप देखो, अगर ए बी पे लगा तो बी ए पे लगाएगा। ये तो अर्थ को पहले सन पे लगाया, फिर सन को एकदम से मून पे लगवा दिया, ये कौन सी बात हुई। यानी कि मतलब कि आई गेस मैंने कोड थोड़ा सा गलत कर दिया, लेकिन बात स्टिल स्टैंड्स ट्रू कि आप दो चीजों को कंसिडर करो, अर्थ और मून को कंसिडर करो, सन और अर्थ को कंसिडर करो, मून और सन को कंसिडर करो, किसी दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करो। पी के अंदर उसने मून और अर्थ को कंसिडर कर लिया है, और सिमिलरली क्यू के अंदर उसने अर्थ और सन को कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ इसके अंदर उसने डिफरेंट चीजों को कंसिडर कर लिया है। आप दो चीजों को कंसिडर करो एट अ टाइम, फिर आप निकाल सकते हो। पी एंड क्यू तो वैसे ही गलत है, कंसिडरेशन की वजह से गलत हो गए। तो फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन, वही बात क्यू एंड एस के अंदर अर्थ और सन को पहले में कंसिडर किया, तो दूसरे के अंदर मून और सन को कर दिया। आपको सन और अर्थ को ही करना चाहिए था दोनों के अंदर। आपको करना चाहिए था कि अर्थ जो सन पे लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो सन लगा रहा है अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो इक्वल होनी चाहिए थी, फिर ये थर्ड लॉ पेयर होता। तो क्यू एंड एस भी गलत। आर एंड एस सिमिलरली अर्थ और मून को कंसिडर किया पहले में, और मून और सन को कंसिडर कर लिया एस के अंदर। आपको दो चीजें कंसिडर करनी चाहिए थी, जो फोर्स मून लगा रहा है सन के ऊपर, वही फोर्स सन लगाएगा मून के ऊपर, ये एक थर्ड लॉ पेयर हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। A hot air balloon is traveling at a constant velocity and is at a constant height above the ground. The diagram shows the only four forces acting on the balloon। ठीक हो गया। यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बॉडी आगे जा रही है, और उसकी कांस्टेंट हाइट है, जो उसका ऑल्टीट्यूड है ना, दैट इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हाइट है। इसका मतलब एक कांस्टेंट हाइट है, तो इसका मतलब जितनी ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है, उतनी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, एंड दैट इज इक्वल। यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इक्वल है, इसलिए बॉडी एक्सेलरेट नहीं करी किसी भी ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में, उसका रिजल्टेंट जीरो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। इसी तरीके से डब्ल्यू एंड वाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल है, फॉरवर्ड बैकवर्ड क्यों, क्योंकि उनकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर एक ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट फोर्स ही जीरो हो जाए, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। और यही उसने बात की है, एफ माइनस बी कर दूं तो जीरो आंसर आएगा। उसने कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर दी, तो आपको ये सपोज कर लेना चाहिए था कि उसके ऊपर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज जीरो। बोथ केसेस में नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। डब्ल्यू एंड वाई आर इक्वल, यस ऑफ कोर्स दे आर इक्वल, इसलिए बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। अगर इक्वल ना होते तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ना जाती। एक्स एंड जी आर इक्वल, एब्सोल्युटली दे आर आल्सो इक्वल, इसलिए बॉडी ऊपर या नीचे एक्सेलरेट नहीं कर रही। तो मुझे बी सी डी को देखने की जरूरत भी नहीं है। Each diagram shows two forces that are equal in magnitude. Which diagram shows two forces that are Newton's third law pair of forces? देखो, A normal contact force और वेट क्या है, हमने ऊपर अभी भी डिस्कस करके आए हैं। नो दे आर नॉट, एब्सोल्युटली गलत है, नॉट, क्योंकि सेम टाइप ऑफ फोर्सेस होना जरूरी है। दे आर डिफरेंट इन दिस केस। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और वेट के अंदर बहुत फर्क है, तो क्या कहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स। और दूसरा, दे आर एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, बुक के ऊपर ही दोनों एक्ट कर रही हैं। देखो, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है जो टेबल लगाएगा बुक को ऊपर खींचने के लिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बुक को नीचे खींच रहा है, तो दोनों फोर्सेस एक्ट कर बुक पे रही हैं। और
थर्ड लॉ के लिए आपको दोनों फोर्सेस को डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करवाना चाहिए। बी, फ्रिक्शन और टेंशन एब्सोल्युटली गलत। सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं ये। आपको न्यूटन के थर्ड लॉ के लिए सेम टाइप ऑफ फोर्सेस चाहिए होती हैं। टेंशन एंड फ्रिक्शन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, गलत हो गया। दूसरा, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, सेम ऑब्जेक्ट। ये दोनों की दोनों इस ब्लॉक की तरफ एक्ट कर रही हैं, इस ब्लॉक की तरफ, ब्लॉक के अंदर डायरेक्शन वगैरह पुल, ब्लॉक के अंदर डायरेक्शन वगैरह इंड्यूस करी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश हो रही है, तो ये सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोक रहा है, और टेंशन जो स्ट्रिंग की है वो इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से सी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस और न्यूक्लियस अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। फोर्सेस की सिलेक्शन सेम है, दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, बोथ आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक हो गया। और दूसरा, ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है। और दूसरा, ये दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रही हैं। इलेक्ट्रॉन लगा रहा है न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस लगा रहा है इलेक्ट्रॉन की तरफ। ये दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रही हैं। सी इज राइट। डी, एयर रेजिस्टेंस और वेट एब्सोल्युटली गलत, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बंदे के ऊपर एक्ट कर रही हैं। एयर रेजिस्टेंस चाहती है कि ये बंदा ऊपर की तरफ चले जाए, ये बंदा ऊपर की तरफ चले जाए, और वेट चाहता है कि ये बंदा नीचे आ जाए। ठीक हो गया, ये एयर रेजिस्टेंस। और दूसरा, ये दोनों फोर्सेस की जो टाइप है, ये दोनों डिफरेंट हैं। आपको न्यूटन के थर्ड लॉ के लिए दोनों फोर्सेस की टाइप सेम होनी चाहिए। एयर रेजिस्टेंस और वेट की टाइप, ये दोनों टाइप्स ऑफ फोर्सेस सेम नहीं हैं। 7, the two forces of 3 Newton and 4 Newton act at right angles to each other. Which diagram shows the resultant R of these forces? इनमें से रिजल्टेंट किसका है? देखो, अगर मैं दिखाऊं कि 3 न्यूटन की ऐसे है, हर क्वेश्चन के अंदर 3 न्यूटन ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, ऊपर की तरफ देखो ना। तो एक वेक्टर में 3 न्यूटन ऊपर की तरफ है, और 4 न्यूटन है राइट की तरफ। हर ऑप्शन के अंदर 4 उसने राइट की तरफ बनाया है। तो मैं इसका एक वो निकाल लेता हूँ, हेड टू टेल रूल से इसका रिजल्टेंट दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा ये थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, ऐसे देखो। इस पॉइंट के ऊपर हेड टू टेल रूल है। जो हेड है 3 न्यूटन का, वो मीट कर रहा है टेल ऑफ द 4 न्यूटन। ये अगर मैं करीब जाऊं, तो ये अगर मेरा 4 न्यूटन है, ये ये मेरा 4 न्यूटन है। 4 न्यूटन की टेल 3 न्यूटन के हेड से मीट कर रही है। 3 न्यूटन का हेड 4 न्यूटन की टेल से मीट कर रही है। और रिजल्टेंट के लिए मैं पहले की टेल से आखिरी के हेड, यानी कि 3 न्यूटन की टेल से 4 के हेड पे बना दूंगा, तो दिस विल बी माई रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कौन सा है, जिसकी डायरेक्शन है इस तरीके से? हाँ, सी की डायरेक्शन है। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, अच्छा, जो जैसे बनाई है साइड, ये पैरेललोग्राम लॉ से इस्तेमाल किया, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ आपके सिलेबस में अब एक्सप्लिसिटली ना मेंशन है और ना ही कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने, आप सिंपल ट्रायंगल से ही कर दें। अगर आपको इसको थोड़ा सा मसला हो रहा है कि इस ट्रायंगल है और यहाँ पे इसने रेक्टेंगल बनाई, तो आप इस तरह इसको कर लो, को आप इसको मजीद थोड़ा सा लंबा कर लो। ये 3 न्यूटन ऊपर बनाया हुआ है, यहीं पर मैं 3 न्यूटन नीचे नीचे कर देता हूँ मजीद, और यहाँ पे मैं एक 4 न्यूटन बना देता हूँ। ठीक हो गया, ये भी 4 न्यूटन है, ये दो पैरेलल वेक्टर्स हो गए, और 3 न्यूटन ये भी अब है। तो अब इस तरह भी देख लो, तो ये वही चीज बनती है एट द एंड। सो सी इज माई करेक्ट ऑप्शन।